हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं फार्मास्यूटिक्स सेकेंड ईयर का चैप्टर नंबर 3, पोसोलॉजी। पोसोलॉजी आज हम ख़त्म करने वाले हैं। पूरा का पूरा चैप्टर छोटा चैप्टर है। तो आज की इस वीडियो में हम देखते हैं कि पोसोलॉजी क्या होता है, पोसोलॉजी के अंदर क्या क्या हम पढ़ते हैं, क्या इसके अंदर दिया गया है। तो आज की इस वीडियो में हम ये सब कुछ क्लियर करने वाले हैं। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। पोसोलॉजी पोसोलॉजी होता क्या है? तो पोसोलॉजी की हम डेफिनेशन देख लेते हैं। सबसे पहले पोसोलॉजी को दो ग्रीक शब्दों से लिया गया है, पोसोस और लोगास, जिसका अर्थ होता है, पोसोस का अर्थ होता है इसमें कितना, और लोगास का अर्थ होता है विज्ञान। यानी कि अगर सरल शब्दों में से हम कहा जाए तो पोसोलॉजी औषधि की वह शाखा है जिसके अंतर्गत दवा की खुराक की माप या मात्रा का अध्ययन किया जाता है। यानी कि इसके अंतर्गत हम दवा की माप का अध्ययन करते हैं पोसोलॉजी के अंदर। इस पोसोलॉजी का पूरा अर्थ यही होता है कि दवा की माप। तो ऐसा कोई कानून नहीं है कि जो कठोरता और खुराक को ठीक करता हो, लेकिन वह हमेशा रोगी की उम्र और उसकी स्थिति, बीमारी की तीव्रता के हिसाब से ही संशोधित या परिवर्तित कर सकता है। कैलकुलेशन ऑफ डोसेज फॉर्म, यानी कि हम कैलकुलेशन की, हम जो दवा की खुराक की जो मात्रा है उसे हम कितने तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं या किस किस आधार पर हम कैलकुलेट कर सकते हैं, वो हम पढ़ लेते हैं। शिशुओं और बच्चों की दवा की खुराक की गणना 3 तरीकों से हम की जा सकती है। तो 3 तरीके कौन कौन से हैं वो हम पढ़ लेते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ एज, यानी कि उसकी बच्चे की उम्र के आधार पर हम दवा की खुराक की कैलकुलेशन कर सकते हैं कि इस बच्चे को कितनी दवा देनी है, कितने एमजी में दवा देनी है। वो सब हम उसकी एज के आधार पर भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स, यानी कि उसके लिंग के आधार पर भी हम इसकी कैलकुलेशन कर सकते हैं कि इस बच्चे को कितनी डोज देनी है। ऑन द बेसिस ऑफ बॉडी सरफेस एरिया, उसके बॉडी के सरफेस एरिया के आधार पर भी हम दवा की कैलकुलेशन कर सकते हैं कि उसे हम कितनी दवा देनी है उसकी बॉडी सरफेस एरिया के आधार पर। तो सबसे पहले हम पॉइंट नंबर 1 क्लियर कर लेते हैं, कैलकुलेशन ऑफ डोजेज फॉर्म ऑन द बेसिस ऑफ एज। यानी कि एज के आधार पर हम दवा की खुराक की कैलकुलेशन किस तरीके से करेंगे, किस किस फॉर्मूले से करेंगे, वो हम आगे पढ़ लेते हैं। कैलकुलेशन ऑफ डोजेज फॉर्म, तो खुराक की गणना आमतौर पर रोगियों की उम्र के आधार पर ही की जाती है। यानी कि ज़्यादातर जो दवा की गणना की जाती है वो रोगियों की उम्र के आधार पर ही की जाती है। जैसे जैसे आदमी की उम्र बढ़ती जाती है, रोगी उनके फार्माकोकाइनेटिक मापदंडों में कुछ परिवर्तन का अनुभव होने लगता है। यानी कि उसको अपने अंदर कुछ परिवर्तन, जैसे उसकी उम्र बढ़ती जाएगी, उसके अंदर उसे खुद महसूस होने लगेगा कि कुछ ना कुछ परिवर्तन हो रहा है। आमतौर पर शिशुओं की दवा को अलग करने की क्रिया विधि का कम प्रभावशाली होती है। हालांकि उनकी क्षमता उम्र के साथ बढ़ती रहती है, किंतु जब जब तक उनकी उम्र 65 वर्ष या उससे अधिक हो जाती है तो उनका पतन होने लगता है। उम्र के अलावा कुछ और भी मापदंड होते हैं जिनमें खुराक की गणना की जा सकती है। निम्न कुछ रूल दिए गए हैं जिसके आधार पर हम दवा की कैलकुलेशन कर सकते हैं और जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फॉर्मूले हैं जो एग्जाम में, इनमें से 2 फॉर्मूले जरूर पूछे जाएंगे 10 नंबर में या 5 नंबर में। तो वो आप देख लेते हैं। इन पर बेस्ड आपको एक न्यूमेरिकल मिलेगा जो आपको करना होगा। नंबर 1, डीलिंग रूल। डीलिंग रूल क्या होता है? सबसे पहले हम इसका फॉर्मूला कैसे होता है वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम लिख लेते हैं यहाँ पे चाइल्ड डोज। चाइल्ड डोज यानी कि बच्चे को कितनी खुराक हमें देनी है वो हमें ज्ञात करना है। तो उसे ज्ञात कैसे करेंगे? सबसे पहले हम एज इन ईयर, बच्चे की जो एज है वो हम साल में लिखेंगे कि कितने साल का बच्चा है, बटे 20 गुना डोज ऑफ अडल्ट। अडल्ट को कितनी डोज दी जाती है उसकी गुना कर देंगे। तो डीलिंग फॉर्मूला ये होता है। फेराइड रूल क्या होता है?
इसमें हम चाइल्ड डोज लिखेंगे स्टार्टिंग में। चाइल्ड डोज हमें ज्ञात करनी है सभी फॉर्मूलों में, तो इसे हम डायरेक्ट देख लेते हैं। एज इन मंथ बाई 150 इंटू अडल्ट डोज, यानी कि बच्चे की उम्र मंथ में लिखेंगे, 150 से भाग कर देंगे और अडल्ट डोज से गुना कर देंगे। कार्क रूल क्या होता है, उसमें हम चाइल्ड वेट लिखेंगे एलबीएस में, उसका बच्चे का चाइल्ड वेट एलबीएस में लिखा जाता है बटे 150 गुना अडल्ट डोज। यंग रूल, ये चारों फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। यंग रूल क्या होता है, एज इन ईयर, यानी कि बच्चे की ईयर एज में लिखेंगे, एज इन ईयर प्लस 12, यानी कि जो बच्चे की एज है उसे और उसमें 12 ऐड कर देंगे और इनटू अडल्ट डोज। काउलिंग फॉर्मूला क्या होता है, एज इन ईयर +1 इंटू +1/24 इंटू अडल्ट डोज। फॉर्मूला नंबर 6 बेस्टेडो फॉर्मूला क्या होता है, इसमें हम लिखेंगे एज इन ईयर +3 कर देंगे बाई 30 इंटू अडल्ट डोज। फॉर्मूला ऑफ बॉडी सरफेस एरिया डोज कैलकुलेटेड, यानी कि बॉडी सरफेस एरिया क्या जब बॉडी सरफेस एरिया के आधार पर हम डोज को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं वो इसमें दिया गया है। इसमें सबसे पहले सरफेस एरिया ऑफ चाइल्ड, यानी कि बच्चे का सरफेस एरिया कितना है वो लिखेंगे बाई सरफेस एरिया ऑफ अडल्ट इंटू 100 mg। इसे हम इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम इसमें देख लेते हैं फैक्टर अफेक्टिंग द ड्रग डोजेज फॉर्म, यानी कि हमारी ड्रग की जो डोज है उसे कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं वो हम देख लेते हैं, और इनमें क्या क्या लिखना है एग्जाम में। ये सभी आपको मैं सिर्फ पॉइंट से डिनोट कर रहा हूँ, आपको पूरा एक्सप्लेन करके लिखना है, वो मैं आपको बता दूंगा कि आपको किस तरीके से एक्सप्लेन करना है। इनको एक्सप्लेन करने के लिए मैं एक वीडियो और अलग से बना दूंगा, क्योंकि इसके लिए वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, उस वजह से मैं इसे पॉइंट में ही डिनोट करा रहा हूँ। तो फैक्टर इफेक्ट कौन कौन से फैक्टर करते हैं, रोगी का वेट इफेक्ट करता है, उसकी उम्र इफेक्ट करती है, सेक्स उसका मेल इफेक्ट करता है, टेम्परामेंट उसका स्वभाव कैसा है कि दवा जल्दी से एक्सेप्ट कर लेता है कि नहीं, उसका शरीर या नहीं कर लेता, वो भी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। क्लाइमेट मौसम कौन सा है वो भी ड्रग को इफेक्ट करता है। उसका व्यवसाय क्या है, व्यवसाय मतलब जैसे कोई केमिकल वगैरह या कूड़े कचरे का काम करता है, धूल मिट्टी का काम करता है, उसका शरीर ज़्यादा इफेक्टिव होता है, या किसी ऑफिस में काम करता है तो उसका व्यवसाय भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है। 7 नंबर है डिसीज़, उसकी बीमारी कैसी है, लंबे टाइम से बीमारी है, छोटे टाइम से है, 2-4 दिन से हुई है, या उसकी बीमारी का टाइप भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है। मेड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, दवा देने का साधन, मतलब किस साधन से हम ओरली दे रहे हैं, पेरेंटरल दे रहे हैं, किस तरीके से हम दवा को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, वो उस तरीके से बहुत मायने रखता है। पॉइंट नंबर 9 टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, किस टाइम से हम दवा दे रहे हैं, रात के टाइम दे रहे हैं ज़्यादा इफेक्टिव होगी, या सुबह में दे रहे हैं कि वो कम इफेक्टिव होगी, किस तरीके से हम दवा का डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं वो दवा देने के समय पर निर्भर करता है। एंटागोनिज्म, प्रतिरोध, यानी कि उसकी प्रतिरोधक क्षमता कैसी है, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि रोगी के शरीर की प्रतिरोधक क्षमता कम है कि ज़्यादा है, वो बहुत ज़्यादा मायने रखता है। अब इसी का हम नेक्स्ट पॉइंट पढ़ लेते हैं, वेटनरी डोजेज फॉर्म। वेटनरी डोजेज फॉर्म क्या होता है वो हम देख लेते हैं। इसमें वेटनरी डोजेज फॉर्म होता है पशु चिकित्सक संबंधी खुराक, यानी कि पशु को खुराक हम किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे या किस तरीके से हम दी जाती है। एक फार्मासिस्ट को इस चीज़ का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो पशुओं का जो बॉडी सरफेस एरिया है वो बहुत अधिक होता है, तो उन्हें इस वजह से दवा की अधिक मात्रा की आवश्यकता होती है। तो हम देख लेते हैं कि इसमें हम कैसे पढ़ना है और कैसे हमें उस चीज़ की नॉलेज हो सकती है। तो इसे स्टार्ट करते हैं। एक फार्मासिस्ट जो कि एक औषधि विक्रेता की दुकान चला रहा है, वो किसी भी प्रकार के
चिकित्सा पर्चे की सही दवा की खुराक देने के लिए जिम्मेदार होता है। यानी कि जो भी कोई एक फार्मासिस्ट औषधि विक्रेता की दुकान चला रहा है, वो डॉक्टर के पर्चे पर दवा देने के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार होता है। उसे सही दवा देने की पूरी जिम्मेदारी उस फार्मासिस्ट की होती है। इसलिए पशु चिकित्सा की औषधि यांत्रिकी का उचित ज्ञान होना बहुत जरूरी है। चूंकि पशुओं का वजन और सतही क्षेत्रफल मनुष्य से ज़्यादा होता है, उनकी खुराक की मात्रा भी मनुष्य से ज़्यादा होती है। पशुओं की दवा की खुराक उनके शरीर के वजन के हिसाब से ही दी जाती है। मुख्यतः खुराक दवा की सभी प्रजातियों के लिए मान्य होती है। फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग डोजिंग फॉर्म डोज ऑफ ड्रग इन एनिमल, यानी कि एनिमल को कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं वो सब इस में दिया गया है। मैं इसे भी पॉइंट में ही डिनोट करा देता हूं। पॉइंट नंबर एक, एज, उसकी एज कितनी है, कितने साल का वो एनिमल है, उस ये सबसे ज़्यादा इफेक्ट करेगा। सबसे पहले तो उसका सेक्स, वो मेल है या फीमेल है, वो भी सबसे ज़्यादा मतलब इफेक्टिव रहता है। बॉडी वेट और साइज, अगर उसका बॉडी वेट और उसका साइज बिग है तो उसे ज़्यादा दवा की आवश्यकता पड़ेगी, अगर स्मॉल है तो उसे कम दवा में भी काम चल जाएगा। टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, आप किस टाइम से उसे दवा का एडमिनिस्ट्रेट कर रहे हैं, किस टाइम उसे दवा दे रहे हैं, वो भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, उसे आप पेरेंटरली दवा दे रहे हैं, या ओरली दे रहे हैं, वो भी काफ़ी इफेक्टिव रहता है। इन्वायरमेंटल कंडीशन यानी कि उसका मौसम कैसा है, किस मौसम में उसे बीमारी हुई है, या आप किस मौसम में उससे दवा दे रहे हैं, वो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव रहता है। तो इसकी जो हैबिट उसकी हैबिट भी बहुत ज़्यादा मायने रखती है कि उसकी क्या हैबिट है, उसे दवाई सूट आती है नहीं आती है, तो उसे ये भी बहुत काफ़ी इफेक्टिव रहता है। इफेक्ट ऑफ ड्रग का प्रभाव कैसा होता है, वो भी ज़्यादा इफेक्टिव रहता है। मतलब कोई रिएक्शन तो नहीं करती है उसके साथ जाकर, उसे कोई प्रॉब्लम तो नहीं कर रही है, उस तरीके से भी ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रहता है। पर्पस ऑफ मेडिकेशन, मतलब उसे किस पर्पज से हम दवाई दे रहे हैं, किस बीमारी के लिए दवाई दे रहे हैं, वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका उसकी होती है। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन को ऑन कर ले, जिससे कि हमारी आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। थैंक यू।